कर रहे हैं सारी चीज़ों को लेकर। तो यूपीएससी और एमपीपीएससी को लेकर आज यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन किया जाएगा। कंपैरिजन आज इसलिए कि एमपीपीएससी का आपका नया सिलेबस आया है, खासकर 2020 का एग्ज़ाम जो है अभी आपको आने वाला है और अभी जो सिलेबस लेकर आया गया है उससे कहीं ना कहीं एक एमपीपीएससी का जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं छात्रों के मन में थोड़ा सा उहापोह की स्थिति होगी कि यह सिलेबस कैसा है, कितनी अलग से तैयारी करनी है, थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम भी हो सकती है और उसका हो सकता है प्री को लेकर जो एग्ज़ाम जिस समय उसको शायद स्थिर होना चाहिए, मन संतुलित होना चाहिए एग्ज़ाम देते समय, तो वहाँ पर आज का जो सिलेबस देखेगा तो वो अगर सही ढंग से नहीं समझ पाता है तो परेशान हो सकता है, जिससे उसकी तैयारी ख़राब हो सकती है और पेपर और एग्ज़ाम भी ख़राब हो सकता है। इसलिए ये वीडियो मुख्यतः आपको आपका सिलेबस अच्छे से समझाने, साथ ही यूपीएससी से उसका कंपेरिजन करके कितना अलग है आपका एमपीपीएससी का सिलेबस और आपको कैसी तैयारी करनी चाहिए उसको लेकर, कितना आपको अलग डिमांड उसकी की गई है और आप उसके लिए कितने तैयार हैं, बस उतना समझ लेते हैं। उसके बाद उसकी चर्चा और परिचर्चा फिर आप कभी भी कर सकते हैं। तो आइए देखिए क्या है कि यूपीएससी में सबसे पहले बात करते हैं मेंस के लेवल की। प्री के लेवल पे जो चीज़ें हैं वो बराबर ही हैं, जो सब्जेक्ट पूछे जाने हैं वो दोनों में ही सेम टू सेम ही हैं। आपको हिस्ट्री पूछी जा रही है, ज्योग्राफी पूछी जा रही है, साइंस एंड टेक पूछा जा रहा है, आईआर पूछी जा रही है, गवर्नेंस के टॉपिक्स हैं, इश्यूज़ हैं, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर वाइस वर्सा कुछ भी डिफरेंसेस क्रिएट नहीं किया गया है। तो प्री के पेपर को लेकर कोई टेंशन नहीं है। बाकी सीसैट का एक दूसरा पेपर है जो आपको देने जाना है, तो उसको लेकर टेंशन नहीं है, वहाँ कोई बहुत बड़ा डिफरेंसेस नहीं है, बराबर हैं। मेंस के लेवल पर वहाँ पर दोनों में अंतर हैं और वही यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। मेंस में यूपीएससी में भी आपको जीएस के 4 पेपर हैं और एक आपका एसे का पेपर होता है, 2 आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको क्वालिफाइंग नेचर के 2 आपके लैंग्वेज के पेपर होते हैं। आपके एमपीपीएससी में भी यहाँ पर जीएस के आपके 4 पेपर रखे गए हैं। इसके साथ साथ एक हिंदी का पेपर रखा गया है और एक आपका पत्र लेखन और एसे का है। यहाँ पर एसे एंड लेटर राइटिंग दोनों हैं। लेकिन जो डिफरेंट है वो समझ लेते हैं। पहला जो पेपर है यूपीएससी में, वहाँ पर आपको हिस्ट्री दी गई है, इंडियन सोसाइटी दी गई है और ज्योग्राफी दी गई है यूपीएससी में। एमपीपीएससी में कौन से टॉपिक डाले गए हैं ये आप समझ लीजिए। एमपीपीएससी का जो पेपर है वहाँ भी जो आपका फर्स्ट पेपर है वो हिस्ट्री है, लेकिन हिस्ट्री के साथ एमपी की भी हिस्ट्री आपको इसमें जुड़ जाती है, जो कि राज्य के लिए ज़रूरी है। हर एक राज्य में आपको जब भी आप उसको पढ़ने या उसका अध्ययन करने जाते हैं तो आपको उस राज्य विशेष के बारे में जानकारी होनी चाहिए और वो वहाँ पर डिमांड कर रहे हैं, जो कहीं से भी आपको गलत दिखाई नहीं देता है। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूँ, आपके इसी पेपर में कुछ चीज़ें जोड़ दी गई हैं, जैसे कि पेपर, हाँ एक चीज़ और इसमें अंतर है अंकों का लेकर। यहाँ पे आपके सभी पेपर 250 के हैं, यहाँ अंतर है। ये आपका पहला जो पेपर है, पहले 300 के हैं, उसके बाद अगले 2 आपके 200 के हैं और लास्ट का आपका 100 का है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आपके सारे पेपर जो हैं आपके 250 नंबरों के आपके सारे पेपर होते हैं। तो इस आधार पे आपके अंकों के आधार पर भी आप यहाँ पर अलग हैं, आपके पेपर यहाँ पे अलग हैं, आपके टॉपिक्स यहाँ पर अलग आपको दिखाई देते हैं। बात कर रहे थे हम पेपर के वाइज कि यहाँ पर चीज़ें क्या क्या जोड़ी गई हैं, तो वो देख लेते हैं। देखिए पेपर 1 क्या क्या कहता है, मैं सिलेबस लेकर आपको बात कर रहा हूँ, जो उन्होंने लिखा हुआ है उसी के अनुसार। देखिए पेपर 1 है हिस्ट्री के साथ साथ उन्होंने एमपी की हिस्ट्री को जोड़ दिया है। इसके अलावा पेपर 1 के सेकेंड टॉपिक जो उन्होंने जोड़ा है वो है आपका जियोग्राफी। तो जियोग्राफी यहाँ पर भी है, हिस्ट्री यहाँ पर भी है, दोनों ही यहाँ पर आपको कॉमन दिखाई देता है। यहाँ आपको किसी राज्य विशेष की हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, जो आपको एमपी में राज्य विशेष अर्थात एमपी की हिस्ट्री आपको पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें और भी कोई विशेष जो इसके डिफरेंस क्रिएट करते हैं तो ऐसा यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देता है। फिर लास्ट में इसके अगर हम बात करें तीसरा नंबर जो वहाँ पर 3.1 से चीज़ें शुरू होती हैं, वहाँ पर देखिए जल प्रबंधन, संग्रहण, कुशल सिंचाई, पेयजल आपूर्ति, ये सारी चीज़ें आपकी ज्योग्राफिक टॉपिक हैं। लेकिन इसी में आपको उन्होंने जोड़ दिया है डिजास्टर मैनेजमेंट, पेपर 1 में ही एमपीपीएससी के पेपर में। जबकि हमारे यहाँ अर्थात यूपीएससी डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ पूछता है, किस पेपर में, आपके जीएस पेपर 3rd। तो जो हम यहाँ पर पेपर 3rd में पढ़ रहे हैं वहाँ आपको एमपीपीएससी ने कहाँ पूछ लिया, पेपर 1 में। कारण उसका ये है, थोड़ा सा मैं इस मामले में इन्हें अच्छा भी इसलिए कहूँगा क्योंकि जब भी आप
ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी के जो सब्जेक्ट हैं वो कई सारे इंटर रिलेटेड होते हैं, अर्थात ज्योग्राफी के साथ अगर आप टेक्निकलिटी को देखें तो टेक्निकलिटी कहती है कि जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ें तो उसके साथ आईआर, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट के टॉपिक पढ़ने चाहिए। कारण क्या है? क्योंकि ये सभी जो विषय वस्तु हैं वो ज्योग्राफी से शुरू होते हैं और उसी ज्योग्राफी के कारण प्रभावित होते हैं, उसी पर पनपते हैं, उसी पर विकसित होते हैं और उसी कारण उसमें बदलाव आते हैं। इसलिए ये टेक्निकलिटी के हिसाब से इन्होंने ये टॉपिक अगर जियोग्राफी के साथ डिजास्टर मैनेजमेंट रखा है तो अच्छा ही है। हम ज्योग्राफी पढ़ने के साथ साथ उस ज्योग्राफी में होने वाले बदलावों के कारण क्या क्या आपदा प्रबंधन की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, कौन कौन सी आपदाएं आ सकती हैं, वो हम यहीं पर आपको पढ़ लेंगे। तो ऐसा नहीं है, डिजास्टर मैनेजमेंट हम यूपीएससी में भी पढ़ते हैं जो आपको एमपीपीएससी के अंतर्गत पढ़ना है, तो ऐसा अभी तक कोई टॉपिक नहीं है जो आपको यहाँ पर अलग से पढ़ना पड़े। लेकिन उसी में अगर आप इसके बाद की चीज़ों को देखें, उन्होंने एक चीज़ यहाँ पर जोड़ दी है, सामुदायिक योजना को लेकर जो भी आप काम करेंगे आपदा प्रबंधन को लेकर, लास्ट में उन्होंने जोड़ दिया केस स्टडी। प्रकरण, अध्ययन, समस्याएं। अगर आप एथिक्स पढ़ते हैं तो मूलतः केस स्टडी का जो प्रॉब्लम या कह सकते हैं केस स्टडी जो हम करते हैं वो एथिक्स पेपर 4 में जाकर करते हैं। इन्होंने क्या क्या केस स्टडीज को यहीं पर डाल दिया है। व्यवहारिक है, व्यवहारिक क्या, जैसे कि अगर केरल में आपने स्थिति देखी बाढ़ का आया, वो एक केस स्टडी बन गई कि केरल में आपदा प्रबंधन के कारण ये स्थितियां उत्पन्न हुई। ऐसी स्थिति में यदि आप वहाँ के किसी जिले के प्रभारी होंगे या उस राज्य के आपके मुख्य सचिव के अधिकारी पद पर होंगे तो वहाँ पर आप क्या स्थितियां होंगे, क्या क्या स्थितियां होंगी और आप कैसे निर्णय लेंगे। तो केस स्टडी वहाँ पर समझना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस ये है कि आपको हर चीज़ यहाँ पे क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करनी पड़ेगी। तो एक चीज़ जो आपको यहाँ पर अलग दिखाई देती है वो है केस स्टडी, जो कि यहाँ पर नहीं है। दूसरी चीज़, यहाँ पर हमें पेपर फर्स्ट में क्या पढ़ना पड़ रहा था, इंडियन सोसाइटी। यहाँ पर हमें इंडियन सोसाइटी पहले पेपर नहीं पढ़ना, हमें यहाँ पर पढ़ना डिजास्टर मैनेजमेंट, जो हम यहाँ पर डिजास्टर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो हम यूपीएससी में नहीं पढ़ रहे थे। आपको सारा का सारा यहाँ पर एमपीपीएससी के पेपर में पढ़ना पड़ेगा। बात करते हैं पेपर 2 में क्या कह दिया इन्होंने। पेपर 2 में हम यहाँ पर पॉलिटी पढ़ते हैं, गवर्नेंस पढ़ते हैं, सोशल जस्टिस पढ़ते हैं और आईआर पढ़ते हैं, 4 टॉपिक। एमपीपीएससी ने क्या किया, इन्होंने भी पॉलिटी को रखा है जो आपको पूरा का पढ़ना है। जो जो चीज़ें उन्होंने दी है वो सारी कुछ यहाँ पर आपको पढ़नी है। इसके अलावा यदि आप देखें तो गवर्नेंस का भी टॉपिक है। गवर्नेंस का टॉपिक यदि आपको इसमें देखें तो आपको यहाँ पर आता है जवाबदेही, अधिकार, प्रतिस्पर्धा आयोग, न्यायालय, सूचना आयोग, लोकतंत्र की प्रणाली, राजनीतिक दल। इसके अलावा अगर आप देखें तो इन्होंने साथ ही साथ कुछ अधिकारों और कानूनों को दे दिया है जो मुख्यतः हमने इंडियन सोसाइटी के अंतर्गत पढ़े थे, जैसे घरेलू हिंसा से संरक्षण का कानून था आपका, भारतीय संविधान अपराध विधि दंड की प्रक्रिया है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण को लेकर सूचना प्रौद्योगिकी। तो कुछ अलग से यहाँ पर आपको कानून पढ़ने हैं या कह सकते हैं विधियाँ पढ़नी हैं, जो भी एक्ट यहाँ पर बनते हैं। उन्होंने एक्ट कौन कौन से पढ़ने वो भी यहाँ पर उन्होंने दिए हुए हैं। तो जो आपको यहाँ पर कई जगह पढ़ना पड़ता था, हम करंट के विषय वस्तुओं, अधिकार और अधिनियमों को पढ़ते हैं, बाकी चीज़ें हम यहाँ पर नहीं पढ़ते हैं। इन्होंने कौन कौन से पढ़ने, ये अच्छा किया है कि हमें पता है कि हमें कौन कौन से अधिनियम पढ़ने हैं, उसके अतिरिक्त के अधिनियमों पर हमें ध्यान नहीं देना है। तो यहाँ पर आपको कौन कौन से एक्ट अधिनियम है यहाँ पर ये अलग से उल्लेखित कर दिया गया है, जो यहाँ पर थोड़ा सा अलग दिखाई देता है। इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया कि थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट क्रिएट कर दिया कि इन्होंने पेपर को इंडियन जो सोसाइटी हम पढ़ रहे थे पेपर 1 में, इन्होंने पेपर 2 में डाल दिया है। और पेपर 2 में ही इन्होंने आगे चलकर टॉपिक्स में अगर देखा जाए तो एमपी का तो डाला ही है, एमपी के साथ साथ इन्होंने जो टॉपिक्स दिए हैं आईआर भी इन्होंने रखा हुआ है। और आईआर जो पहले सीमित था, अगर आप जीएस के इनके पेपर को देखें एमपीपीएससी के पहले के पेपर्स में, तो यहाँ पर इनको कुछ ही टॉपिक पढ़ने पड़ते थे, पूरा का पूरा आईआर नहीं पढ़ना पड़ता था। लेकिन अब आपको पूरा आईआर पढ़ना पड़ेगा, वो भी शब्दशः वही लाइनें यूज़ की गई हैं जो आपके यूपीएससी में यूज़ की गई हैं आईआर को व्याख्यायित करने के लिए। इसलिए पूरा आईआर अब आपको पढ़ना पड़ेगा, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको नहीं पढ़ना पड़ता था एमपीपीएससी को लेकर। तो इन चीज़ों के साथ साथ आपको इसमें सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा, पर्यावरण को पोषण कारण, ओके, अनुशासन, विकास, कल्याणकारी कार्यक्रम, लोक सेवाएं, ठीक है। पेपर 3 की अगर आप बात करें, पेपर 3 में इन्होंने साइंस रख दी है। साइंस को देखिए इन्होंने बहुत ज़्यादा महत्व बहुत ज़्यादा दे दिया। महत्व ज़्यादा इसलिए दे दिया है कि इन्होंने सीधा सीधा बोल दिया कि जनरल साइंस आपको आएगी।
जनरल साइंस के चारों पार्ट आएंगे, जिसमें आपको फिजिक्स भी होगी, बायो भी होगी, केमिस्ट्री भी होगी और कंप्यूटर भी होगा। इसके अतिरिक्त इन्होंने साइंस एंड टेक को भी पूरा का पूरा सिलेबस डाल दिया है। हम यूपीएससी में जनरल साइंस को जो पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं मूलतः बहुत ही कम चीज़ों को लेकर, अर्थात उन्हीं विषय वस्तुओं को ध्यान में रखते हैं जो कहीं ना कहीं किसी कारण चर्चा में आते हैं, क्योंकि डायरेक्टली यूपीएससी जनरल साइंस के क्वेश्चन कम पूछता है, वो पूछता ज़्यादातर है साइंस एंड टेक के। तो हमारा फोकस मूलतः होता है साइंस एंड टेक में, लेकिन इन्होंने इस पेपर को लेकर यहाँ पर साइंस एंड टेक को बहुत ज़्यादा महत्ता दी है। उसके साथ साथ इन्होंने जनरल साइंस के भी सभी चीज़ों को पढ़ने को लेकर पूरा सिलेबस वहाँ पर डाल दिया है। जीएस के साथ साथ इन्होंने ही इसी टॉपिक में इन्होंने इकोनॉमी को भी रखा है। इकोनॉमी अगर हम पेपर 3 की अपने यहाँ बात करें तो हम यहाँ पर आपको इकोनॉमी पढ़ते हैं, एनवायरनमेंट पढ़ते हैं, साइंस एंड टेक पढ़ते हैं, इसके अलावा आपका डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ते हैं और इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ते हैं। 5 टॉपिक हम जीएस पेपर 3 में आपको यूपीएससी में पढ़ते आए हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो साइंस, जनरल साइंस के साथ साथ साइंस एंड टेक के साथ इन्होंने आपको पूरा डाल रखा है, एनवायरनमेंट दे रखा है। एनवायरनमेंट के साथ खंड बा में इन्होंने पूरी इकोनॉमी को दे रखा है, इकोनॉमिक जितने भी चीज़ें हैं, और इनके साथ साथ इन्होंने एमपी जोड़ दिया इसी में कि आपको इनके एमपी का अर्थात इकोनॉमिकल एमपी भी आपको यहाँ पर पढ़नी है। पेपर 4 की बात करें, पेपर 4 में जो इन्होंने चीज़ें अलग से डाली हैं या फिर कह सकते हैं कि कुछ इस तरह से व्याख्यायित किया गया है कि उसमें दर्शन शास्त्र है, मनोविज्ञान के टॉपिक जोड़ दिए गए हैं, एथिक्स भी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। कहीं आपको कोई दर्शन शास्त्र में नहीं पढ़ना है, नहीं भी आपको मनोविज्ञान पढ़ना है। वो आपका एथिक्स का ही पूरा पेपर है, जिसमें एक चैप्टर आता है जिसमें दार्शनिक विचारों को पढ़ना पड़ता है, जो एथिकल वे में चीज़ों को बताते हैं कि लोक प्रशासन में एक बेहतर प्रशासनिक व्यक्ति बनने के लिए किस प्रकार के एथिकल इश्यूज होने चाहिए, क्या आपको फॉलो करना चाहिए, समाज में किस तरह की चीज़ें होती हैं। तो उनके दार्शनिक विचारों को पढ़ना है, ना कि पूरा का पूरा आपको दर्शन शास्त्र या पूरा मनोविज्ञान का पूरा पेपर पढ़ना है। तो एथिक्स का यहाँ पर उन्होंने पूरा यहाँ पर टॉपिक आपको दे रखा है, जो आपको अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एथिक्स में ही उन्होंने किन किन लोगों के विचारों को पढ़ना है वहाँ पर बाकायदा उन्होंने नाम भी लिखे हैं, जैसे कि महावीर, बुद्ध, कौटिल्य, प्लेटो, अरस्तु, गुरु नानक, कबीर, तुलसीदास, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, अरविंदो, मोहनदास करमचंद गांधी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, अंबेडकर। तो यहाँ पर उन्होंने नाम लिख दिए हैं कि आपको किन के विचारों को यहाँ पर इस संदर्भ में पढ़ना है। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूँ तो मनोवृत्ति, अभिक्षमता, लोक प्रशासनिक, संवेदक बुद्धि, भ्रष्टाचार, ये सारे टॉपिक आपके सेम वैसे ही एथिक्स का पेपर है जैसे आपको यहाँ पर आता है। सामान्य हिंदी के विषय वो पूरा पेपर पढ़ना है और ये पूरा का पूरा आपका व्याकरण आएगा, उसमें तो हिंदी आपको पढ़ाई जाएगी, उसको लेकर कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर उसका ग्रामर आपको पढ़ना ही है। ऐसे राइटिंग आपको करनी है कि पेपर आपका हो ही रहा है, वहाँ पर ऐसे से रिलेटेड सारे टॉपिक्स हो रहे हैं, जिसमें आपको हिंदी निबंध का साथ साथ देखिए यहाँ पर इन्होंने हिंदी और अंग्रेजी से हिंदी के लेकर प्रथम निबंध है 1000 शब्दों का, द्वितीय निबंध है 250 शब्दों का और तृतीय निबंध भी 250 शब्दों का है। टोटल 100 नंबर है, 50, 25, 25 नंबर के। पहला जो निबंध वो 1000 शब्दों का इसमें लिखना है, दूसरा और तीसरा निबंध 250 शब्दों को लिखने हैं। मतलब निबंध क्या है, एक तरीके का लेके पर्टिकुलर टॉपिक्स को लेकर ध्यान में देखना है, जहाँ पर एक आंसर राइटिंग जो आपको मेंस में करते हैं उतना ही यहाँ पर आपको लिखना है। बाकी सारी चीज़ें और यहाँ पर कोई विशेष आपको दिखाई नहीं देता है। हाँ, पेपर 2 में आई थिंक आपको एक चीज़ वहाँ पर और भी ऐड कर दी गई थी, जहाँ पर पॉलिटिकल संदर्भ में वहाँ पर उन्होंने कुछ विचारकों की शायद बातों को वहाँ पर रखा है, जहाँ पर पॉलिटिकल था राजनीतिक स्तर पर जो विचारक हैं उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए उसको लेकर यहाँ पर विचार रखे हैं, जो यहाँ पर आपको अलग दिखाई देता है। तो मोटे मोटे संदर्भों की यदि हम बात करें कि आपको क्या एमपीपीएससी बहुत आपको अलग है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सिवाय अंतर क्या है कि एक तो यहाँ पर आपको सांख्यिकी जो जोड़ दी गई है, और सांख्यिकी के साथ साथ यहाँ पर आपको कुछ राजनीतिक विचारकों की बातें जो आपको अलग दिखाई देती है, बाकी आपको कुछ नहीं, पूरा सिलेबस सही है। सिर्फ एमपी में एक्स्ट्रा क्या है, तो एक्स्ट्रा पहली चीज है आपको पॉलिटिकल थिंकर पढ़ने हैं। कौन कौन से हैं उन्होंने नाम दे रखे हैं। दूसरा आपको यहां पर स्टैटिक्स पढ़नी है।
स्टैटिक्स के कुछ पॉइंट वहाँ पर सिलेबस में क्या क्या है वो चीज़ें आपको पढ़नी बहुत डिटेल नहीं, उन्होंने टॉपिक ऑलरेडी वहाँ पर दे रखा है जो आपको यहाँ पर पढ़ना दिखाई देता है कि ये दोनों चीज़ें आपको इसमें अलग पढ़नी है। तीसरा, आप एमपी पीसीएस दे रहे हैं इसलिए एमपी स्पेशल आपको पढ़ना ही पढ़ना है। एमपी स्पेशल भी वहाँ पर उन्होंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी को ही वहाँ पर उन्होंने विशेष स्थान दिया है जिसको लेकर आपको यहाँ पर स्पेशल पढ़ना है। चौथा, यहाँ पर इन्होंने स्पेशल कुछ एक्ट पढ़ने के बारे में बोली हैं जिसके बारे में आपको पढ़ना है, स्पेशली वहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है जो वैसे मूलतः हम यूपीएससी में अलग अलग विषय वस्तु, कभी सोसाइटी को लेकर, कभी सोशल जस्टिस को लेकर हमने बहुत सारे एक्ट कानूनों को पढ़ रखा है। इन्होंने उसको अलग से ही एक टॉपिक बना दिया है स्पेशल एक्ट के नाम से जो आपको अलग ही पढ़ने हैं। बाकी अब हम अगर बात करें कि क्या यूपीएससी में इन्हें नहीं पढ़ना पड़ता, तो जी नहीं, पॉलिटिकल थिंकर को ऐसा आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना पड़ता। एस्थेटिक्स को लेकर हमारा कोई लेना देना नहीं है। एमपी स्पेशल का यूपीएससी से कोई लेना देना नहीं है। हम एक इंडियन के तौर पर जो भी अगर नई चीज़ें आती हैं, एमपी में कुछ नया विकसित हो गया तो हम वहाँ पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन इसके लिए पूरा हमें एमपी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और स्पेशल एक्ट हम कहीं कहीं चीज़ें कुछ चीज़ों को लेकर पढ़ते हैं लेकिन पर्टिकुलर उन्हीं को पढ़ेंगे ऐसा वहाँ पर ज़रूरी भी नहीं है। तो बस इतना ही है जो आपको एमपीएससी के पेपर में आपको अलग है, आपके सिलेबस में अलग है। बाकी आपको पूरा का पूरा पेपर सिलेबस यूपीएससी के तरह ही है, यूपीएससी जैसा ही है, तो उसके लिए आपको अलग से बहुत कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। अगर यूपीएससी का विद्यार्थी एमपीपीएससी का करने जाएगा तो उसको कहाँ मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर ध्यान रखिए, यदि आप अलग से अर्थात यूपीएससी का विद्यार्थी एमपीपीएससी देना चाहे तो वहाँ पर फिर कुछ चीज़ें हैं। एमपीपीएससी अगर आप देना चाहते हैं, पहली बात आपको पूरा एमपी स्पेशल अर्थात ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। पहली चीज़ जो आपने यूपीएससी के कैंडिडेट के रूप में नहीं पढ़ी है, अर्थात ये एक्स्ट्रा मेहनत है आपके लिए, जो आपके लिए माइनस पॉइंट है एक यूपीएससी के विद्यार्थी के लिए। लेकिन एक प्लस पॉइंट भी होगा कि वहाँ पर उसको अपने लिए वहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं पढ़ने हैं। तो ये आपका यहाँ पर प्लस पॉइंट हो जाएगा और ये आपका यहाँ पर माइनस पॉइंट है। और यही उल्टा हो जाता है यदि एमपीपीएससी का विद्यार्थी यूपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहे तो उसके लिए फिर यहाँ पर ये जो होता है इसको यहाँ पर नहीं पढ़ना है तो ये इसके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा, लेकिन उसके लिए पूरा ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा जो उसके लिए माइनस पॉइंट होगा। और क्योंकि यहाँ पर इससे कहीं ज़्यादा मेहनत आपको इसके लिए लगेगी, इसमें 2 पेपर आपको यहाँ पर कंपल्सरी, जो एक ही सब्जेक्ट के 2 टॉपिक होंगे उसके लिए पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके अलग अलग चीज़ों को या तैयार करना पड़ेगा जो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर मेहनत लगेगी। इसके अलावा अगर हम दोनों कंपैरिजन करें तो जहाँ पर आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ना है वहीं पर आपको 4-5 चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़नी है, तो मेहनत की अगर बात करें तो आपको बराबर ही पड़ जाएगी। इसलिए आपको क्या करना है, एक टाइम पर सिर्फ एक चीज़ दीजिएगा। जिस ईयर अगर आपको एमपीपीएससी दे रहे हैं तो वहाँ पर कोई बहुत सारी चीज़ें जो आपको एक्स्ट्रा पढ़नी है तो एमपीपीएससी दे लीजिए। यदि आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है तो फिर यहाँ पे इसको ड्रॉप कर दीजिएगा और इसको करिएगा। अगर सिलेबस बराबर होता तो मैं कह सकता था आप एक टाइम पे दोनों एग्जाम दे सकते हैं, जैसे कि यूपीपीएससी है और यूपीएससी है, वहाँ के उनके सिलेबस में बहुत ज़्यादा डिफ्रेंसेट नहीं है इसलिए आप दोनों दे सकते थे। लेकिन एमपीपीएससी में बस आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको अलग दिखाई देती हैं और ये आपको अलग से तैयार करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर आपको फ़िलॉसफी का सब्जेक्ट नहीं तैयार करना है, यहाँ पर आपको साइकोलॉजी नहीं पढ़नी है, यहाँ पर आपको स्टैटिक्स का पूरा अध्ययन नहीं करना है। बस उनके कुछ चीज़ों को अलग अलग विषय वस्तुओं में अलग अलग तरीके से पढ़ना है। जो आप कहीं शायद रजिस्टर में 3rd में पढ़ रहे थे वो 1st में पढ़ लेना है, जो इंडियन सोसाइटी आप 1st में पढ़ रहे थे यहाँ 2nd में आना है, लेकिन आना सब है। तो क्या इससे फ़र्क पड़ता है कि किस पेपर में पूछा जा रहा है? नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि पढ़ना सब कुछ है, बस कभी किसी को पहले और कभी किसी को बाद। तो विदाउट एनी टेंशन आपका सिलेबस में बहुत कुछ परिवर्तन नहीं किए गए हैं। आप जाएं आराम से पेपर दें, उसके बाद आकर इसको देखें, जो चीज़ें एक्स्ट्रा जुड़ी हुई हैं बस उस पर आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। बाकी आपका पढ़ाई हुआ होगा अब तक तो उसको जाकर रिवीजन करिए, जो एक्स्ट्रा जुड़ रहे हैं बस उस पर जाकर मेहनत करनी है, बाकी और कुछ नहीं।